नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी पर। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट सीटेट के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक बाल मनोविज्ञान, जो आपकी सभी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, वह है अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सी अवस्था कहलाती है? तो हम बात करते हैं, पहला ऑप्शन है औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, दूसरा दिया है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, तीसरा है संवेदी प्रेरक अवस्था और चौथा है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। हम बात करते हैं बच्चे तार्किक रूप से वस्तुओं का जो घटनाओं के विषय में चिंतन कब प्रारंभ करते हैं, वो राइट आंसर हमारा जाएगा मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में करते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं चारों की जो अवस्थाएं किसने दी थी, पियाजे ने दी थी। उन्होंने पहली अवस्था बताई थी जो हमारी है संवेदी प्रेरक अवस्था, जो पहली अवस्था है जो 0 से लेके यानी कि जन्म से लेके 2 वर्ष के बीच होती है। दूसरी अवस्था होती है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष के बीच होती है। तीसरी अवस्था उन्होंने बताई मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, जो 7 से लेके 11 वर्ष के बीच होती है। और चौथी अवस्था उन्होंने बताई औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, जिसे अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था भी कहते हैं। यह अवस्था 11 से लेके 14 से लेके 15 वर्ष तक होती है, जो हमारी कौन सी है, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था है। हमारा राइट आंसर की बात करते हैं तो हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। चलेंगे साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मन का मानचित्रण संबंधित किससे है? हम बात करते हैं मन के मानचित्रण किससे संबंधित है। पहला है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, दूसरा है बोध बढ़ाने की तकनीक से, तीसरा है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से और चौथा है मन का चित्र बनाने से। हम बात करते हैं मन के मानचित्रण की। अगर हम बात करेंगे तो मन का मानचित्रण होता है भैया मन की क्रियाशीलता पर और अनुसंधान से संबंधित है, जो हमारा सी है राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा हो सकता है? पहला है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, दूसरा है सरल और रोचक पाठ्य वस्तु का प्रयोग करना और तीसरा है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना और चौथा है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अगर हम बात करते हैं भैया, दिया है कि समस्याओं का संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका हो जाएगा भैया कि उसकी अक्षमता को जान के, यानी कि अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। यानी कि बालक के हम पूर्व ज्ञान को जानेंगे, उसमें हम समझ में आ जाएगा कि उसकी क्या क्षमता है, क्या क्षमता है, क्या उसमें कमी है। उसके अनुसार जो है भैया है विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करेंगे, जिससे बालक के क्या है भैया है बुद्धि में विकास होगा। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? हम बात करते हैं इसके आंसर को लेके। पहला ऑप्शन है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, दूसरा है शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना और तीसरा है सानिध्य की आवश्यकता और चौथा हमारा दिया है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो इसमें दिया है कि भैया निम्न में से कौन बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के साथ संबद्ध नहीं है? तो हमारा हो जाएगा भैया बी वाला। बी वाला हमारा कोई भी भैया सामाजिक मनोवैज्ञानिक संबंधित बिल्कुल नहीं है। ये एक क्रिया है जो सबके साथ होती है, यानी कि बी जो हमारा है यह राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? पहला आपका है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, दूसरा है खेल का मैदान और तीसरा है सभागार और चौथा आपका यानी कि घर दिया है। तो हम राइट आंसर की बात करेंगे भैया विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण जो है भैया बच्चे के लिए बहुत बेहतर तरीका है, यानी कि उसके संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीका विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण है। तभी सभी बालकों को भैया क्या विद्यालय भेजा जाता है, उनकी बुद्धि को सुधार के लिए, उनके विकास के लिए। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? हम बात करते हैं इसका श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है। पहला पावलोव दिया है, दूसरा पियाजे है, तीसरा स्किनर है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर की बात करते हैं, राइट आंसर हमारा पियाजे हो जाएगा, क्योंकि पियाजे ने भैया जो 4 अवस्थाएं दी थी जो आपको ऊपर हम बता चुके हैं, यानी कि उन बच्चे की समझ को सृजन करते हैं। कौन है? पियाजे। राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात कर लेते हैं। हमारा ऑप्शन पहला है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, दूसरा है मूल्यांकन प्रक्रिया, तीसरा है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु और चौथा हमारा दिया है कक्षा में प्रयुक्त की जाने पाठ्य सामग्री। तो राइट आंसर की बात करते हैं, दिया है कि भैया पाठ्यचर्या शब्दावली की बात की गई है। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं।
ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसने कहा कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? यानी कि मनोवैज्ञानिक का आपको नाम बताना है। पहला दिया है क्रो एंड क्रो, दूसरा है जॉन डीवी और तीसरा गेशल और चौथा स्ट्रेंग दिया है। तो राइट आंसर की बात करते हैं, इसका राइट आंसर जो है स्ट्रेंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है? हम बात करते हैं विकास के बारे में। पहला है निरंतरता का सिद्धांत और दूसरा है अंतर संबंध का सिद्धांत और तीसरा है अंतःक्रिया का संबंध सिद्धांत और चौथा है एकीकरण का सिद्धांत। तो हम बात करते हैं अगर विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि विकास जो है भैया है लगातार निरंतर चलता रहता है, तो इसका मतलब हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत कहलाता है, यानी कि ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? इसके बारे में आपको राइट आंसर बताना है। तो हम राइट आंसर की बात करते हैं। पहला है प्रौढ़ावस्था, दूसरा है किशोरावस्था और तीसरा है बाल्यावस्था और चौथा दिया आपका है पूर्व बाल्यावस्था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य कब हो जाते हैं? ये भैया किशोरावस्था में हो जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा किशोरावस्था हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। आपको इसका सही आंसर बताना है। पहला है एरिक्सन द्वारा, दूसरा है पियाजे द्वारा और तीसरा है स्किनर द्वारा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं जो आपको हम पहले बता चुके हैं, यानी कि संवेदी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो हैं 4 अवस्थाएं किसने बताई भैया? पियाजे द्वारा बताई गई थी। चलेंगे साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तार्किक रूप से सीखना शुरू करता है, क्या कहा जाता है? पहला है संवेदन प्रवण अवस्था, दूसरा है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, तीसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था या कह सकते हैं इसको, और चौथा है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। इसके आंसर की बात करते हैं, यानी कि ऊपर आपको हम बता चुके हैं इसका आंसर, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा मूर्त क्रियात्मक अवस्था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? हम बात करते हैं विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित इसलिए है क्योंकि पहला ऑप्शन देख लेते हैं, ये शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, दूसरा है कि ये सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा और तीसरा है ये समय बिताने में सहायक होगा और चौथा है ये उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। राइट आंसर की हम बात करते हैं तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास भी करता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवार एक साधन है, कैसा है? अनौपचारिक शिक्षा का है, दूरस्थ शिक्षा का है, गैर औपचारिक शिक्षा का है, औपचारिक शिक्षा का है। तो परिवार जो है एक अनौपचारिक शिक्षा का क्या है? साधन है, और स्कूल जो विद्यालय है ये हमारा क्या है? औपचारिक शिक्षा का जो साधन होता है वो क्या होता है? स्कूल होता है। क्या होता है? स्कूल जो होता है भैया, विद्यालय जो होता है ना वो भैया होता है किसका? औपचारिक शिक्षा का होता है, और अनौपचारिक का परिवार होता है। तो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकसित कर सकता है, कैसे कर सकता है? इसके बारे में बात करते हैं। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर कर सकता है, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर कर सकता है, आदर्श रूप से बता करके कर सकता है, या अनुशासन की अनमोल से विकसित कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा भैया आदर्श रूप से बर्ताव करके कर सकता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हम बात करते हैं शिक्षक के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, दूसरा है एक वक्ता होना, तीसरा है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना और चौथा है कक्षा में समयानुवर्ती होना। तो राइट आंसर हो जाएगा कभी भैया विद्यार्थियों की कठिनाइयाँ दूर करेगा वो सबसे अच्छा शिक्षक होगा, यानी कि इससे क्या करेंगे? विद्यार्थी सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? तो बात कर लेते हैं। पहला दिया है, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, दूसरा है बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, तीसरा है बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है और चौथा है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। डी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, कब करेगा?
सुनिर्मित पाठों में, अभ्यास पुस्तिकाओं में, नियोजित निर्देश में या स्वतंत्र अध्ययन में। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र अध्ययन में क्या भैया सबसे ज़्यादा कठिनाई उत्पन्न होगी उसको। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, चरित्र का विकास कैसे होता है? इच्छा शक्ति द्वारा होता है, नैतिकता द्वारा होता है, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। यानी कि एक अच्छे चरित्र के लिए आपको इच्छा शक्ति भी चाहिए, नैतिकता भी चाहिए और बर्ताव में व्यवहार में भी अच्छा चाहिए। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? शिक्षक की बात करते हैं तो इसका बर्ताव जो है भैया कैसा होना चाहिए? प्रशासनात्मक होना चाहिए, निर्देशात्मक होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए या शिक्षाप्रद होना चाहिए। शिक्षक जो है भैया हमेशा क्या है? आदर्शवादी होना चाहिए, क्योंकि बालक भी उससे आदर्शवादी बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित कारण क्या हो सकता है? आपकी बात इसके बारे में बात करते हैं। तो बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं, है ना। दूसरा है, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभाजित किया जाता था, है ना। तीसरा आपका है, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। और चौथा आपका दिया है कि बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं। इसमें पूछा गया भैया बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित कारण क्या हो सकता है? उचित कारण हो जाएगा भैया कि हमारा किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं, जिसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या कर सकते हैं? उसे डांटेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, इनमें से क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, है ना। क्या करेंगे? इसका राइट आंसर जो हमारा क्या है? डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? पहला है किशोरावस्था, दूसरा है वयस्कावस्था, तीसरा है प्राक बाल्यावस्था और चौथा है बाल्यावस्था। तो राइट आंसर की बात करते हैं, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? किशोरावस्था जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान 12 वर्ष की उम्र के बच्चे में सबसे अधिक क्या होना संभव है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी वाला, यानी कि समकक्षी के अनुमोदन के लिए आवश्यक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेचैनी जो है, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या हो जाएगा? आज्ञाकारिता जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी, यानी कि बी हो जाएगी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि भैया प्राकृतिक वातावरण बच्चों को सीखने में सहायता प्राप्त करेगा। बी हमारा जो इसका है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य है कि भैया व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो राइट आंसर हमारा क्या है? बी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, खिलौने की आयु कहा जाता है? खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा खेलने की अवस्था जो है पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था नहीं, विशेषता नहीं है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो राइट आंसर की बात करते हैं भैया, वो द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या में जो है परिवर्तन समझने लगते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को अवश्य लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। अब आपको मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।